स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं प्राची आप लोगों का साइंस एंड टेक्नोलॉजी वीकली करंट अफेयर में बेहद स्वागत करती हूँ। आज हम काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर एक डिस्कशन करने वाले हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं। पहला है हवाना सिंड्रोम। तो यूएस के जो ऑफिशियल्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उनके द्वारा कुछ सिम्टम्स को रिपोर्ट किया जा रहा है और ये अलग अलग कंट्रीज से रिपोर्ट किया जा रहा है। तो एक स्पेकुलेशन है कि शायद कोई एक ऐसा वेपन है जिसके द्वारा उन पर अटैक किया जा रहा है, एंड दैट्स वाई अलग अलग कंट्रीज में जो ऑफिशियल्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, वो सिमिलर टाइप ऑफ जो सिम्टम्स हैं उनको रिपोर्ट कर रहे हैं। भारत में ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एक जो है रिट दायर हुई थी कोर्ट के अंदर, और उस रिट के जवाब में भारत सरकार ने कहा कि हम जो है लुक आफ्टर कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। तो इस वजह से थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेंगे। वैसे भी बेहद इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। तो पहला हो जाएगा। देन इसके बाद जो हमारा बेसिकली सेकेंड टॉपिक है वो है आपका मेटाजेनोमिक्स। तो मेटाजेनोमिक्स का नाम आपने कहाँ सुना है, ये आपको पता होना चाहिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताइए कि मेटाजेनोमिक्स का नाम आपने कहाँ सुना है। मैं आपको ये बताती हूँ कि द हिंदू के अंदर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया था जिसमें मेटाजेनोमिक्स को लेकर बात कही गई थी। तो ये है क्या और इसके आज के टाइम पे एप्लीकेशंस क्या हैं, ये हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। थर्ड टॉपिक अगेन इंपॉर्टेंट वन, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या करते हैं? सिंपल सी बात है, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एंड ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये हम सिविल यूज के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट है। इट्स अ न्यूक्लियर एप्लीकेशन ऑफ इट्स अ सिविल एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर, दिस इज द राइट थिंग। तो अब यहाँ पे देखो, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं वो काफ़ी ह्यूज होते हैं, राइट है। उनमें कंस्ट्रक्शन वगैरह का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, एंड देन उनके अपने सर्टेन चैलेंजेस होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए लगातार जो है न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज को लेकर एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। फाइनली हमारे पास एक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर करके एक आप कह सकते हैं सॉल्यूशन आया है जो आपको न्यूक्लियर एनर्जी के बेनिफिट्स तो देता है, बट जो हमारे ह्यूज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स थे उनके जो चैलेंजेस थे वो नहीं देता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जो है आराम से समझेंगे, सबसे ज्यादा जो है देर लगाते हुए इसी को डिस्कस करेंगे। देन आपका आता है माया ओएस। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो माया ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अपने कंप्यूटर्स में माइक्रोसॉफ्ट की जगह जो है बेसिकली यूज किया जाएगा, उनका जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। परफेक्ट है। तो ऐसा वो क्यों कर रहे हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली होता क्या है, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें जो है हमें पता होनी चाहिए। देन जो हमारा फिफ्थ टॉपिक है हमारी पिछली वाली क्लास से लिंक है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपर कंडक्टर। तो हमने लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था कि सुपर कंडक्टर को लेकर कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने भाई सुपर कंडक्टर बना लिया है, दैट टू ऑन द रूम टेम्परेचर। और मैंने आपको बताया था कि सुपर कंडक्टर के पीछे दुनिया हमारी जो है बेसिकली एक दौड़ लगा रही है कि भाई किसी तरह बन जाए, है ना। तो अब ये दावा कितना सही है कितना गलत है ये तो आने वाला टाइम बता देगा। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो दो चीजें हैं अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए। पहला, सुपर कंडक्टर होते क्या है। तो ये जो व्हाट वाला क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो हमारी पिछली क्लास में मिल चुका है ना, कि सुपर कंडक्टर होते क्या है, बेसिकली इनका यूज क्या है। आज हम बेसिकली जो भी सुपर कंडक्टर मटेरियल होता है उसके द्वारा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है शो किए जाते हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। 4 है टोटल, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। देन स्टारलिंक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, याद होगा लास्ट वाली क्लास में वन वेब के बारे में डिस्कस किया था, राइट है, वन वेब प्रोजेक्ट। तो वन वेब प्रोजेक्ट अगर याद हो और क्लास देखी हो तो क्या करता है, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी एक तरीके से एज अ सर्विस आपको अवेलेबल कराता है, वो भी लो अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स हैं उनके द्वारा। स्टारलिंक का ये कॉम्पिटिटर है, यानी कि स्टारलिंक प्रोजेक्ट भी क्या कर रहा है, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको दे रहा है। एलॉन मस्क का बेसिकली प्रोजेक्ट है, तो दोनों बेसिकली सेम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिटर है। तो पहले हमने जो है वन वेब के बारे में पढ़ा, आज हम स्टारलिंक के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। मजेदार वीडियो होने वाला है, पूरा देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा लाइक किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाना है, और कमेंट सेक्शन में अगर अपना फीडबैक दे देंगे, चंद सेकंड लगेंगे लेकिन क्लास बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अब आपके लिए ना एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी इसका जो आंसर है विद द एक्सप्लेनेशन जब मैं इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूंगी तो वहां पे आंसर जो है विद एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। एनवायरमेंट वीकली करंट अफेयर की क्लास ऑलरेडी आ चुकी है संडे को, राइट है, या फिर आई थिंक मंडे मॉर्निंग अपलोड हुई होगी, है ना।
उसको देख लिया होगा जब तक ये वाला वीडियो पब्लिक होगा। तो बेसिकली क्या करना है, उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना है टेलीग्राम चैनल से। वहां पे भी क्वेश्चन पूछा था, उसकी भी आंसर को विद एक्सप्लेनेशन टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। 2 स्टेटमेंट पूछे हुए हैं। तो स्टेटमेंट पहला वाला क्या कह रहा है, बेसिकली होम्योपैथी को लेकर बात हो रही है कि जो होम्योपैथी है बेसिकली वो एक कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट रहा है, क्योंकि भाई जो साइंटिफिक और मेडिकल जो हमारी कम्युनिटी है वो कहती है कि भाई ऐसे कोई एविडेंसेस नहीं है जो होम्योपैथी का जो एक इफेक्टिवनेस है अलग अलग मेडिकल ट्रीटमेंट वाला, वो कितना सही है इसको साबित कर सके, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बेसिकली होम्योपैथी की कंट्रोवर्सी के बारे में आपको एक नॉलेज दे रहा है। दूसरा कह रहा है भाई रिसेंटली डब्ल्यूएचओ ने कुछ मल्टीपल जो है सिस्टमेटिक रिव्यू किए थे और ये एनालाइज किया है कि जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है एक्चुअली पॉजिटिव इफेक्ट्स जो है सर्टेन कंडीशंस के लिए देता है, ठीक है। तो वेदर यू रीड अबाउट दिस स्टडी और नॉट डिपेंड ऑन दिस, आपको जो है इसका आंसर मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे पूछा गया भाई स्टेटमेंट 1 ठीक है, दूसरा जो इसकी एक्सप्लेनेशन सही देता है, इसी तरीके से सो ऑन। तो आपको एक राइट आंसर यहाँ पे जो है पता करना है। अच्छा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। चलो अब भाई आती है बहुत इंपॉर्टेंट बात। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आजादी का अमृत महोत्सव ये जो एक सेल चल रहा है इसका अब तक जो है बेनिफिट ले लिया है। इवन आई गेट सो मेनी मैसेजेस जिसमें एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल को लेकर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल को लेकर, हिंदी लिटरेचर को लेकर, पीटीवाई प्लस ऑप्शनल के कॉम्बो बैच को लेकर बहुत सारे क्वेरी आई हैं। उन सबसे मेरी बात हुई है और फाइनली उन लोगों ने बैच को ज्वाइन किया एंड दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी हैप्पी। आप हमारे चैनल पे जाइए, स्टूडेंट्स के द्वारा जो लाइव फीडबैक दी गई आप उनको देखिए, आप स्टडी IQ का यूट्यूब पे जो काम किया जा रहा है फैकल्टीज के द्वारा आप उसको देखिए। हम कंटेंट को लेकर काम करते हैं, हम बेसिकली जो अपनी एक जवाबदेही है स्टूडेंट्स के प्रति उसको होल्ड रखते हैं, हम अकाउंटेबिलिटी अपनी जो होल्ड रखते हैं। इतना क्वालिटी एजुकेशन हमारी इस पूरी टीम ने मिलकर तैयार किया है जो आपको आपके सपने की ओर डेफिनेटली लेके जाएगा अगर आप भी हमारे साथ मिलकर मेहनत करते हैं। तो आजादी का अमृत महोत्सव भाई 11 अगस्त से 15 अगस्त तक का एक टाइम आपको दिया गया था कि लेट्स सेलिब्रेट, और इस सेलिब्रेशन में हमने अपनी फीस पर जो है काफी बड़ा डिस्काउंट आपको दिया था। 15 अगस्त आने वाला है, राइट है, तो अब लास्ट डेट है, ज्वाइन कर लीजिए। मैंने पहले भी बताया था P2I बैच भी ले सकते हैं अगर प्रीलिम्स टू इंटरव्यू की एक पूरी तैयारी अपनी करना चाहते हैं। पूरा जनरल स्टडीज कवर हो जाएगा विद टेस्ट सीरीज एंड मींस आंसर राइटिंग। ऑप्शनल लेना चाहते हैं, जो भी मेजर ऑप्शनल आप यूपीएससी का डाटा उठाकर देख लीजिए, जो भी मेजर ऑप्शनल लेकर बच्चों ने पेपर क्रैक किया है वो सारे ऑप्शनल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और इतनी अफोर्डेबल फीस है। मार्केट में जाके देखिए 40,000 से नीचे कोई ऑप्शनल की बात नहीं करता है। एंड फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज अलग से ज्वाइन करनी पड़ती है। बट ऑप्शनल के केस में भी ना सिर्फ हम आपको लाइव क्लासेस दे रहे हैं बल्कि हम आपको टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं। अब आपकी कॉपीज प्रॉपर इवैल्यूएट होंगी, जो आपके वीक पॉइंट है ना सिर्फ आपको वो बता के उन पे काम कराया जाएगा बल्कि जो आपके स्ट्रेंथ है, जो आप अच्छा लिखते हैं, जो आपके आंसर को अलग बनाता है वो भी आपको बताया जाएगा, जो जनरली कोई नहीं करता। यार कमियां तो ठीक है बतानी ही है क्योंकि उन पे काम करना है, बट स्ट्रेंथ इज योर पॉजिटिव पॉइंट ना, उस पे गेम खेला जाएगा ना। तो ये भी तो पता हो यार मेरे आंसर में ऐसा क्या था जो एग्जामिनर को लगा यार ये आंसर में इसके जो है एक अच्छी बात लिखी हुई थी। ये आपको जो गाइड करने वाली बात है ना ये स्टडी IQ में मिलेगी। आपको मेंटर दिए जाते हैं फैकल्टी के अलावा भी, कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ जो है बेसिकली ऐसा एक डिप्रेसिंग सा फेस चल रहा है प्रिपरेशन का, तो किससे बात की जाए? आपका मेंटर आपके साथ अवेलेबल रहेगा। फोन पे कनेक्ट कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोग यूट्यूब पे रात दिन इतने एफर्ट डालते हैं आपको पढ़ाने के लिए, तो सोचिए आपके पेड बैचेस का माहौल कितना अच्छा होता होगा। इतनी शानदार रेटिंग, इतना अच्छा टीम वर्क, बच्चे खुश होते हैं, दिन मैसेज करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो इस सील का फायदा उठाइए। इतनी ज्यादा अफोर्डेबल फी दोबारा जल्दी से नहीं मिलने वाली है, बैक टू द प्रीवियस फीस हो जाएगा। तो अब भी नहीं ज्वाइन करोगे तो फिर कब करोगे भाई? और फिर ऑप्शनल तो तैयार करना है, बैच अपना पूरा P2I का तैयार करना, जनरल स्टडीज पूरा तैयार होना चाहिए, राइट है। उसके बाद जैसे ही जनवरी आ जाएगा ना पूरे प्रीलिम्स का माहौल बन जाएगा और फिर डर लगना शुरू हो जाएगा। एक बार प्रीलिम्स का माहौल बन जाता है ना आप ऑप्शनल पढ़ पाते हो ना मींस टेस्ट सीरीज जो है लगा पाते हो, तो इसको पहले ही खत्म करने की जरूरत है। मींस के अपने जो है एथिक्स वगैरह खत्म कर लो, ऑप्शनल खत्म कर लो, SC की प्रैक्टिस कर लो, आंसर राइटिंग कर लो। उसके बाद जनवरी में ना तसल्ली रहेगी कि यार बहुत कुछ जो है ऑलरेडी तैयार हो गया है। एक बार प्रीलिम्स निकल गया, मींस में फिर जो है अपना अच्छे से जो है एकदम सक्सेस करके आएंगे।
ठीक है, तो इसको ज्वाइन करना है। कुछ भी पूछना चाहते हो, टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी विद प्राची, पूछ सकते हो। सिर्फ फीस पे करते टाइम या तो वेबसाइट से आप ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप जो है एप्लीकेशन से ज्वाइन कर रहे हो, अपना जो है बेसिकली यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, या फिर जो है आप अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग कर सकते हो, राइट। कौन सा कोड यूज करना है? प्राची लाइव। और कुछ भी बैच के बारे में पूछना चाहते हो, अपने टीचर्स के बारे में, टेस्ट सीरीज के बारे में, नोट्स के बारे में, यूपीएससी विद प्राची में पूछ सकते हो, ठीक है। आपको पता है जो आपके वो नोट्स है जिनको आप प्रिंट करा के पढ़ सकते हो, वो तो हम देते ही हैं। साथ में जो बेसिकली हैंड रिटन नोट्स है ना, जो हमारी टीम ने ना स्पेसिफिकली जो है तैयार किए हैं, और एकदम जो हमारी टीम के अंदर जो बेस्ट रिसोर्सेज है, उन्होंने खुद से बैठ के वो नोट्स तैयार किए। सारे फैकल्टीज इन्वॉल्व थे उन नोट्स को तैयार कराने में। वो ना रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने शानदार नोट्स है ना, ये हैंड रिटन नोट्स मतलब गोल्ड माइन है। ये इस बैच का पार्ट है, तो अब जो है इंतजार नहीं करना है, इसे ज्वाइन कर लेना है। ट्रस्ट मी, आपको बहुत जो है वर्दीनेस फील होगा। एक बार आइए स्टडी आईक्यू को ज्वाइन कीजिए और जो है बेसिकली अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। दिस इज द वेरी वेरी राइट टाइम, ठीक है। चलिए बैच के बारे में फिर से बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेसिकली 26,999 में आपको जो है ये P2I का बैच मिल जाएगा। प्राची लाइव फैकल्टी कोड यूज करना है। मींस द रेसिडेंशियल प्रोग्राम इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस बैच। बेसिकली आपने प्रीलिम्स के लिए तैयारी की, मींस आपका बढ़िया चल रहा है और प्रीलिम्स आपका क्रैक हो गया, ठीक है, एंड यू आर द पार्ट ऑफ द P2I बैच। अब अगर आप मींस लिख रहे हो तो हम आपके साथ खड़े हैं। आपको कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं देनी है। लाइब्रेरी की फैसिलिटी, आपकी टेस्ट सीरीज सारी के सारी, फैकल्टीज का पर्सनल सपोर्ट, आपका हॉस्टल की फैसिलिटी, आपके फूड की फैसिलिटी, ये सब कुछ स्टडी आईक्यू के द्वारा टेक केयर किया जाएगा। आपको बस पढ़ाई करनी है, सिर्फ पढ़ाई कीजिए। आपको एक फैमिली जो है मिल जाएगी स्टडी आईक्यू के रूप में। चलिए ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। बाकी देश आज़ाद हो रहा है ना, हमें भी क्या है बहुत सारे माइंडसेट से आज़ाद होने की ज़रूरत है। ट्रस्ट कीजिए, वो ऑफलाइन ही करना है, और दिल्ली का माहौल वो सब पुरानी बातें हो गई। जो टेक्नोलॉजी है उसका फ़ायदा उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने घर में रहिए, अच्छा खाना खाइए, है ना, मम्मी रहती है, तबीयत भी खराब नहीं होती, और पढ़ाई कीजिए। माहौल वहाँ होता है जहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास के साथ। काफी सारी चीजें शेयर हो गई आज तो। हवाना सिंड्रोम परफेक्ट है। तो देखो न्यूज में क्यों था, अभी क्या हुआ है, कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर एक रिट दायर हुई थी कि भाई इंडिया के अंदर ये जो हवाना सिंड्रोम है, ठीक है, इसको लेकर क्या कुछ चल रहा है। बेंगलुरु के कोई रेसिडेंट थे, उन्होंने जो एक पिटिशन वहां पर दायर की थी, राइट। आई थिंक मैंने 2 बार रिट वर्ड यूज किया है, दैट इज नॉट करेक्ट। पिटिशन होता है, राइट है। चलिए याचिका दायर की थी, बेसिकली क्या है, याचिका दायर की थी। प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। एंड अगर मैंने दूसरा वर्ड यूज किया है पिटिशन के अलावा, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके चलो, तो अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट से फिर जो है कोर्ट ने पूछा कि लाइक व्हाट यू आर डूइंग अबाउट इट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम इस मैटर को देख रहे हैं, ठीक है। तो जो है कोर्ट की तरफ से कुछ टाइम दिया गया है कि ओके आप जो है देखिए, देन हमें अपडेट कीजिएगा। चलिए, तो ये तो हमारा जो है बेसिकली एक कंटेक्स्ट था। हवाना सिंड्रोम है क्या? देखो ये ना कुछ सिम्टम्स हैं, और ये जो सिम्टम्स हैं ये बेसिकली मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। तो दिस इज अ सेट ऑफ मेंटल जो है सिम्टम्स का, ठीक है। अब ये जो एक्सपीरियंस किया जा रहा है ना, ये पर्टिकुलरली जो यूनाइटेड स्टेट्स के इंटेलिजेंस और एम्बेसी ऑफिशियल्स है, उनके द्वारा जो है बेसिकली एक्सपीरियंस किया जा रहा है, ठीक है। और बेसिकली आप ये ध्यान रखिएगा, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, है ना, बस ना कुछ ऑफिशियल्स के द्वारा सिम्टम्स बताए जाते हैं। जैसे उनको बेसिकली वैसी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं जो एक्चुअल में वहाँ पे नहीं हो रही हैं, या फिर न्यूसिया फील होना, बैलेंस खो देना, मेमोरी लॉस होना, कुछ इस तरह की चीज़ें जो आपकी कॉग्निटिव स्किल्स की वजह से जो है बेसिकली अफेक्ट हो रही है। ये जब अलग अलग ऑफिशियल्स के द्वारा अलग अलग कंट्रीज से रिपोर्ट किया गया, और सिर्फ यूएस के ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, तो उनको एक नाम दे दिया गया हवाना सिंड्रोम, ठीक है, एक सिंड्रोम करके उनको नाम जो है दे दिया गया है। तो कोई यूनिक मेडिकल कंडीशन तो ये है नहीं, बल्कि क्या है, कुछ सिम्टम्स हैं। अब देखो बेसिकली इसमें होता क्या है, आपको कुछ ऐसी आवाजें सुनने लगती हैं जो कि है नहीं, ठीक है, हेडेक वगैरह जो है होने लगता है, मेमोरी लॉस हो जाता है, बैलेंस का इश्यू हो जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई?
तो 2016 में चले जाते हैं। 2016 में बेसिकली पहली बार इस तरह के जो सिम्टम्स थे उनकी जो रिपोर्ट है वो बाहर निकल कर आई थी, ठीक है। और गवर्नमेंट के कुछ बेसिकली एम्प्लॉयज़ थे जो कि इंटेलिजेंस वगैरह से जुड़े हुए थे, वो हवाना में क्या है बीमार होने लग गए थे, जो कि क्यूबा का एक कैपिटल है। क्योंकि इसको पहली बार हवाना में रिपोर्ट किया गया था, तो इसीलिए इसका नाम हवाना सिंड्रोम फिर जो है बेसिकली रख दिया गया। अब देखो इसका कारण क्या है, पहली सबसे जो बेसिक क्वेश्चन उठेगा, भाई रीजन क्या है। तो यहाँ पे पहले क्या कहा गया ना कि जो क्यूबा है बेसिकली इसके जो रिश्ते हैं वो यूएस के साथ कभी भी नॉर्मल तो नहीं रहे, हॉस्टाइल रिलेशनशिप्स हैं। अब देखो हर कंट्री के अंदर ना दो तरह का ग्रुप होता है। एक ग्रुप वो होगा जो चाहेगा भाई शांति कर लेते हैं, फाइनली यूएस के साथ बातचीत करते हैं, किस्सा खत्म करते हैं। एक ग्रुप वो होगा जो चाहता होगा कि नहीं, हम जो है यूएस के साथ रिश्ते बहाल नहीं करेंगे। तो माना गया कि वो लोग राइट है, या फिर क्यूबन गवर्नमेंट के अंदर वो लोग जो यूएस के साथ एक शांति नहीं चाहते हैं, मे बी उनके द्वारा जो है यूएस के ऑफिशियल्स पर एक किसी एनोनिमस वेपन जिसका हमें पता नहीं है उसके द्वारा जो है अटैक किया जा रहा है, ठीक है। तो कहा गया कि भाई जो क्यूबन इंटेलिजेंस है ना, या फिर वो बेसिकली एक सेक्शन जो नहीं चाहता भाई रिश्ते सुधारे जाए, उनके द्वारा मे बी ये चीज़ जो है हो रही है। लेकिन बाद में देखा गया कि बेसिकली ये जो सिम्टम्स थे ये अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन, रशिया, उन कंट्रीज में जो यूएस के ऑफिशियल्स थे उनके द्वारा भी जो है धीरे धीरे रिपोर्ट किए जाने लगे थे, ठीक है। फिर देखो उसके बाद क्या हुआ, जब विक्टिम्स का जब जो भी रिपोर्ट करते सिस्टम एक मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ तो पता चला शायद ना एक हाई पावर्ड माइक्रोवेव का जो है उनको टारगेट बनाया गया है। और ये जो बेसिकली माइक्रोवेव्स है ना, इन्होंने क्या किया है, जो नर्वस सिस्टम है हमारा उसको क्या है अफेक्ट किया है, नर्वस सिस्टम को डैमेज करने का काम जो है इन माइक्रोवेव्स ने किया है। माइक्रोवेव होता है जिसमें आपका खाना बनता है, माइक्रोवेव्स पे काम करता है, राइट है। थोड़ा सा पढ़ लेना इसके बारे में, बेसिक साइंस है। तो माना गया भाई माइक्रोवेव्स का जो है बेसिकली यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। देखो माइक्रोवेव तो आपका फोन भी रिलीज करता है, तभी तो कहते हैं भाई फोन को हर वक्त जो है तकिए के नीचे नहीं रखना चाहिए, उसको साथ में रख के नहीं सोना चाहिए, या फिर पॉकेट में नहीं रखना चाहिए आपके चेस्ट के पास, हार्ट अटैक के केसेस बढ़ते हैं। दिस इज द रीजन कि आपका जो फोन है उससे लगातार माइक्रोवेव्स जो है एमिट होते रहते हैं। ओके चलो ये तो एक टिप मिल गया है ना, छोटी मगर मोटी बात है, ध्यान रख लेना, फोन को थोड़ा दूर रखा करना। बट इससे हमें एकदम से डैमेज नहीं दिखता मोबाइल फोन वाले माइक्रोवेव्स के बेसिकली एक्सपोजर से। वाई? क्योंकि टारगेटेड नहीं है आपके किसी एक ऑर्गन को, या आपको लगातार एकदम टारगेट नहीं कर रहा है। इट्स नॉट अ वेपन, राइट। तो वो तो मतलब एक बहुत ही आप कह सकते हैं लेस क्वांटिटी में एक बेसिकली फ्रेगमेंटेड से माइक्रोवेव से आप जो है बेसिकली एक्सपोजर आपका होते रहता है। तो लेकिन यहाँ पे माना गया कि हाई पावर्ड माइक्रोवेव जो है, हाई पावर जो माइक्रोवेव है उनका एक्सपोजर इन यूएस के ऑफिशियल्स को जो है बेसिकली मिला है। और क्योंकि ये आपके क्या है एक तरीके से जो आपका न्यूरोलॉजिकल बेसिकली पूरा का पूरा एक आपका एक सिस्टम है उसको अफेक्ट करता है। तो जो एक बॉडी का सेंस ऑफ बैलेंस होता है, आप अपने दो पैरों पे जो स्ट्रेट खड़े हो पाते हो, राइट है, और इसके अलावा जो आपकी मेमोरी है ना, इन सब पे जो एक इम्पैक्ट डाल सकता है। और अगर लॉन्ग टर्म तक ये एक्सपोजर रहा तो ब्रेन का डैमेज भी हो सकता है, ठीक है, ब्रेन का डैमेज भी जो है यहाँ पे हो सकता है। तो चलिए अब देखो फिर कहा गया कि पहले तो माना गया कि शायद कोई सोनिक वेपन है उससे शायद अटैक हो रहा है, बट बाद में फिर यूएस की तरफ से कुछ रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई जिसमें बोला गया कि नहीं भाई, हमें ऐसा लगता है कि एक ना माइक्रोवेव वेपन जो है बेसिकली कोई स्पेशल गैजेट है उसका यूज किया जा रहा है, और ये जो बेसिकली वेपन है माइक्रोवेव वाला यही रीजन है, ठीक है जी। तो फिर इसके बाद यहाँ पे देखो कि ये जो काउंटर इंटेलिजेंस टैक्टिक एक मानी गई है ना, और कहा गया कि ये जो काउंटर इंटेलिजेंस टैक्टिक है इसका ना कोल्ड वॉर के टाइम पे भी जो है इस्तेमाल होता था। कहा जाता है कि तब से जो है यूएस और रशिया दोनों ही माइक्रोवेव्स को ना वेपनाइज करने के एक अटेम्प्ट जो है कर रहे हैं। और यहाँ पे डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के जो है अपलोड किया हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग है, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, ठीक है। इसको
थोड़ा सा समझना काफ़ी मज़ेदार है, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो देखो, माना जाता है कि जो बेसिकली यूएस एम्बेसी के ऑफिशियल्स हैं मॉस्को में, उन्होंने भी जो है इसी तरह के हेल्थ जो इश्यूज़ हैं वो रिपोर्ट किए थे 1970 के दशक के दौरान, एंड देन 2016 से फिर ये एक दौर चला आ रहा है। देखो, यूएस की रिपोर्ट्स का कहना है कि भाई हमें टारगेट बनाया जा रहा है, बट कुछ मेडिकल फील्ड के एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि एक बात बताइए, पहली बात तो ये सिर्फ और सिर्फ यूएस के ऑफिशियल्स को ही क्यों टारगेट कर रहा है, राइट है, और अब तक यूएसएस के बारे में कोई पुख्ता सबूत क्यों नहीं दिखा पाया है। परफेक्ट है। बाकी किसी भी लाइक कोई भी कंट्री के ऑफिशियल्स के द्वारा ये क्यों नहीं रिपोर्ट किया गया है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई सिर्फ यूएस से दुश्मन होगा, सिर्फ उनको ही अटैक करना होगा। ये जो इतनी कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स चलती है, इसमें तो दोस्त और दुश्मन कब बदल जाए पता नहीं चलता है। तो हमेशा ही यूएस की तरफ से क्यों रिपोर्ट किया गया? तो कुछ लोगों का मानना ये कि साइकोलॉजिकल बेसिकली कुछ सिम्टम्स हैं जो बेसिकली एक फियर से यहाँ पे निकल कर सामने आ रहे हैं, नथिंग मोर देन दैट। बट अगेन इसको लेकर कुछ भी कहना मुश्किल है, बट यस, ये हवाना सिंड्रोम न्यूज़ में था और इसके बारे में आपको इतना तो पता होना चाहिए जितना हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, चलो बढ़िया, दिस इज क्लियर। बढ़िया, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, मेटाजेनोमिक्स। तो अभी देखो, बेसिकली जब कोविड आया, राइट है, तो कोविड के टाइम पे हमने क्या किया था, जो सैंपल्स थे वायरस के, उनकी ना जीनोम सीक्वेंसिंग की थी। हमने क्या किया था, बेसिकली जो भी इन्फेक्टेड पेशेंट से हमें सैंपल्स मिले थे, उनकी हमने जीनोम सीक्वेंसिंग की थी, जिससे ना वायरस को पहचानने में, वो किस तरीके से काम करता है, उसके स्पाइक्स को लेकर हमारे पास जो नॉलेज आई थी, जिससे वो जो है बेसिकली पेशेंट की बॉडी में जाके अटैच हो जाता है, एंड वैक्सीनेशन के डेवलपमेंट में बहुत हेल्प मिली थी। तो कोविड-19 के टाइम पे ना ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी है ना, इनका बेसिकली हमने जो यूज करना शुरू किया, हमने इन द सेंस जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये ना हमें काफी ज्यादा एक एडवांटेज देती है। एडवांटेज ये देती है, जो ट्रेडिशनल मेथड थे ना वायरसेस के बारे में जानने के, है ना, उसमें पहले लैब में जो है सैंपल लिया जाता था, देन उसको कल्चर करते थे, देन उसका माइक्रोस्कोपिक जो है एक तरीके से पूरा एनालिसिस करते थे, देन सो ऑन। वो ना बड़ा एक टाइम टेकिंग प्रोसेस था। ठीक है, क्या था, एक बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस बेसिकली प्रोसेस था। ठीक है, तो जीनोम सीक्वेंसिंग लेकिन इसके कंपैरिजन में ना बहुत क्विक रिजल्ट्स देता है, मोर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो ये बताया गया है कि भाई कोविड के टाइम पे हमने जो ये जीनोम सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करना शुरू किया, दिस इज अ गुड थिंग, राइट, दिस इज अ गुड थिंग। और यहाँ पर जब हम दो वर्ड्स को जोड़ देते हैं, एक आपका जीनोम सीक्वेंसिंग एंड दूसरा आपका जो होगा वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स होगा, तो इसको मिलाकर बेसिकली क्या कहा जा रहा है, एक मेटाजेनोमिक्स वर्ड जो है कहा जा रहा है। समझ में नहीं आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा इसको आराम से समझते हैं। ठीक है, मुश्किल सा टॉपिक है, आराम से समझते हैं। चलो, सबसे पहले तो देखो, अगर हमें किसी भी वायरस के बारे में, किसी ऐसे पैथोजन के बारे में जो कोई डिजीज कॉज करता है ह्यूमंस के अंदर, पता करना है, तो बहुत सारे तरीके, लैब में जाके उसको एनालिसिस कर लीजिए, देयर आर सो मेनी वेज। एक तरीका जो हमें जो है पता चला, दैट इज जीनोम सीक्वेंसिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो, जो आपका बेसिकली डीएनए है ना, या फिर जो आपका आरएनए है, डीएनए आपका एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, इसमें आपके कुछ कोड्स जो है बेसिकली लगे होते हैं, है ना। ये क्या है, ये ना इंस्ट्रक्शंस है। क्या है, इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से बेसिकली क्या है, ग्रो करेगा। ठीक है, कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से ग्रो करेगा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का पूरा जो ढांचा है वो किस तरीके से बनेगा, वो सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं आपके बेसिकली क्या है, डीएनए या फिर आप मान लीजिए आरएनए की बात कर रहे हैं, आरएनए के अंदर रहते हैं, है ना। यानी कि ये जो डीएनए और आरएनए है ना, अगर आप इसको बेसिकली किसी भी इंसान का जीनोम कह दो, ठीक है, ये क्या है, एक बुक की तरह है। क्या है, एक बुक की तरह है, और यू कैन से दिस इज अ मैनुअल।
दिस इज अ मैनुअल, जिसके अंदर वो सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं जो किसी मशीन को ऑपरेट करने के लिए चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप एक जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट घर लेके आए हो, उसके साथ एक मैनुअल भी आपको मिलता है, एक पतली सी जो है बुक आपको मिलती है, जिसमें उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी होती है। तो आपके जो जीनोम होते हैं ना, वो इसी तरह के एक मैनुअल की तरह होते हैं। अगर आप इस बुक को रीड कर लो मतलब इन सारे कोड्स के बारे में जान लो, एंड ये कोड किस तरह के इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको जान लो, तो आप उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में एवरीथिंग जान जाओगे। ठीक है, एवरीथिंग जान जाओगे। एक तरीके से पूरी किताब जो है आप किसी के बारे में पढ़ ले होंगे। वो वाली एक सॉन्ग नहीं है, किताबें तो बहुत सी पढ़ी होंगे तुमने मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है, समथिंग लाइक दैट ना। तो ये चेहरा ही पढ़ना है एक तरीके से, है ना, यू कैन से दैट। तो अब देखो, क्योंकि अब आपने पूरी बुक पढ़ लिया है, यू हैव द ऑल मैनुअल, है ना, इन योर हैंड, तो अब आप इसके बारे में कुछ भी नॉलेज जान सकते हो। वो वायरस किस तरीके से काम करता है, किस तरह के प्रोटीन से बना है, उसके लिए क्या एक जो है बेसिकली वैक्सीन हो सकता है जो उसको खत्म करेगा, ये सारी चीजें आपको जो है पता चल सकती है। दैट्स व्हाई कहा जा रहा है कि जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स थे, है ना, जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स थे किसी भी बेसिकली पैथोजन वगैरह के बारे में जानकारी लेने के लिए, उसके कंपैरिजन में जो जीनोम सीक्वेंसिंग है वो हमें एक बेहतर जो है रास्ता सुझाता है। तो साइंटिस्ट अब मोर टाइम कंज्यूमिंग जो माइक्रोबायोलॉजी रूट था, है ना, उसके लिए जो है नहीं जाते हैं, बल्कि अब एक न्यू अप्रोच जो है सामने निकल कर आ गई है, दैट इज मेटाजेनोमिक्स। ठीक है, मेटाजेनोमिक्स में हम बेसिकली क्या करते हैं, जो पेशेंट है उससे हमने, जो भी इन्फेक्टेड पेशेंट है उससे हमने जो डायरेक्टली सैंपल लिए हैं, ठीक है, उन सैंपल्स का जो है बड़ा रैपिडली एक तरीके से क्या है, हम एनालिसिस करके उसके बारे में नॉलेज ले लेते हैं। कोई भी इन्फेक्टेड एजेंट के बारे में प्रायर नॉलेज भी हम ले सकते हैं, उसका पूरा जीनोम सीक्वेंसिंग जो है अगर आपने कर लिया है, यू रीड द होल बुक, देन प्रायर नॉलेज भी आपको पहले से पता रहती है। तो आप क्या कर सकते हो, आप डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम चला सकते हो कि पहले से ही जो है आप एक सर्विलेंस करते रहो कि कोई ऐसा पैथोजन, कोई ऐसा जो है बेसिकली वायरस, कोई बैक्टीरिया इमर्ज तो नहीं हो रहा है जो आगे चलकर एक एपिडेमिक या पेंडेमिक का कारण बन सकता है। ठीक है, दिस इज क्लियर। अब देखो, ये जो बेसिकली टेक्निक्स हैं, है ना, इन्होंने ना ड्रेस्टिकली चेंज कर दिया है कि जो पैथोजन का एक आइडेंटिफिकेशन हम करते थे, ठीक है, तो जो एक पैथोजन का आइडेंटिफिकेशन हम करते थे उसका जो तरीका है वो यहाँ पे ड्रामेटिकली चेंज हो गया है, राइट है। अब देखो, ये ना बहुत ही कूल साइंटिफिक मेथड है जो हमें कोई भी टाइनी ऑर्गेनिज्म का जो एक हिडन वर्ल्ड है उसके अंदर की सारी छुपी हुई इंफॉर्मेशन जो है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, ये हमें यहाँ पे पता चल जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब देखो, किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म पर यहाँ से फोकस नहीं करते, कोई एक बैक्टीरिया या कोई एक वायरस, इस पर हम जो है स्पेसिफिकली फोकस नहीं करते, बल्कि जो एक पूरा बंच होता है, जबकि एक पूरा बंच होता है उसकी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। इट्स लाइक किसी भी इकोसिस्टम का आप स्नैपशॉट ले लो। अब देखो, मान लो दिस इज अ सॉइल, राइट है, ये एक मिट्टी है। एक तरीका तो क्या है, इस मिट्टी से आप एक बैक्टीरिया, एक वायरस लेकर इसके बारे में रीड आउट कीजिए। एक क्या होगा, इस मिट्टी से एक मुट्ठी भर सैंपल जो है आप लैब में लेकर आइए, उसमें अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, पैथोजेंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से इट, राइट। अब उन सारों का जीनोम सीक्वेंसिंग आप करो, उन सारों के बारे में जब रीड करो, एक पूरा इकोसिस्टम की जब राइट पिक्चर आपको मिल रही है, दैट इज योर मेटाजेनोमिक्स, दैट इज योर मेटाजेनोमिक्स। तो होल बंच का जो है पूरा का पूरा एक नॉलेज आपके पास आ जाएगा। तो आगे चलकर किस तरह की बीमारियां आ सकती हैं या कोई पैथोजन किस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसको समझना, इसको सर्विलेंस करना इजी हो जाएगा। एंड भारत में भी इस तरह का एक सर्विलेंस प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया जा चुका है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स, प्राइवेट कंपनी वगैरह अपना जो योगदान एक दे रही है, ठीक है, सरकार की तरफ से किया गया। तो बस हमें ना यहाँ पे थोड़ा सा ये जो बेसिकली जीनोम सीक्वेंसिंग है ना, और ये जो मेटाजेनोमिक्स होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए था। मेटाजेनोमिक्स की अगर हम बात करें तो दो टर्म इसके अंदर आ जाती है, एक आपका जीनोम सीक्वेंसिंग और एक आपका बेसिकली बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, एक तरीके से क्या है, पहले पूरे के पूरे जीनोम को पढ़ लेना, रीड आउट कर लेना, देन उसका जो एक बायो इन्फॉर्मेशन निकल कर आता है उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करना, स्टडी करना। ठीक है, दिस इज आपका मेटाजेनोमिक्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। परफेक्ट है, चलो बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चले, समझ में आ गया? वीडियो लाइक कर दो जल्दी से। चलो, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। तो देखो अभी क्या है, कुछ स्टडीज हुई है जिसमें ये बताया गया है कि जो ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होते हैं ना, इनको ना बहुत सेफली इंस्टॉल किया जा सकता है, बड़ा सेफली जो है इनको उन ब्राउन फील्ड के अंदर जो है ऑपरेट किया जा सकता है, जहाँ पे ज़्यादा सख्त नियम कानून होने की वजह से शायद आप लार्ज जो आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है उनके साथ काम नहीं कर सकते। देखो दो तरह के बेसिकली आपके फील्ड बोले जाते हैं, ग्रीन फील्ड एंड द ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड वो होता है जहाँ पे आप बिल्कुल नया कोई प्रोजेक्ट शुरू करो, फॉर एग्जांपल कोई लैंड एक्विजिशन किया, वहाँ पे कोई न्यू एयरपोर्ट बनाओगे। ब्राउन फील्ड आपके वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिन पे ऑलरेडी काम आपका जो है चल रहा है, मान लीजिए पुराना कोई एयरपोर्ट था उसका ही रेनोवेशन कर रहे हो, ठीक है। तो कुछ ऐसे ब्राउन फील्ड हो सकते हैं जहाँ पे ज्यादा स्ट्रिंजेंट जो है बेसिकली रूल्स रेगुलेशन है, तो जो एक प्रॉपर कन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट थे मे बी वो वहाँ पे ऑपरेट नहीं किए जा सकते, उसके साथ जो डेंजर है, खतरा है, उसकी वजह से सरकार परमिशन नहीं देती है। बट वहाँ पर अगर एनर्जी ज़रूरतों को पूरा करना है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो होते हैं उनको बेसिकली क्या है एक तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है, इस वजह से न्यूज़ में था। चलो समझते हैं। देखो पहली बात तो देखो न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी अलग अलग तरीके की होती है, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं बेसिक्स को, हालांकि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, बट अगेन जस्ट अ क्विक रिकैप, राइट है। चलिए देखते हैं तो आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट काम कैसे करते हैं। भाई न्यूक्लियर एनर्जी है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आपका कोई भी ऐसा एक एलिमेंट है, उसका बेसिकली जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उस पर आप क्या है एक बॉम्ब प्लांट करते हो, एंड देन इससे जो है आपका बेसिकली क्या है न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। वो जो न्यूक्लियस है वो क्या है खंडित हो जाता है, विखंडन की प्रक्रिया ना। अगर और बेसिक में चले जाएंगे तो देखो न्यूक्लियर पावर एकदम शुरुआत से करते हैं। चलो, न्यूक्लियर पावर आपको दो तरीके से मिलती है, फ्यूजन एंड द फिजन। फ्यूजन जब आप दो हल्के एलिमेंट को जोड़कर एक बड़ा भारी एलिमेंट बनाते हो तो न्यूक्लियस जुड़ जाते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जैसे आपके सन के अंदर जो है प्रोसेस चल रही है। दूसरा होता है फिजन, जब बेसिकली आप क्या करते हो न्यूक्लियस को तोड़ देते हो, विखंडित कर देते हो, देन उस प्रोसेस के दौरान ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है जो कि एटम बम में होता है, न्यूक्लियर बम में होता है, ठीक है। इसी को आप अगर सिविल यूज में करोगे, देखो वैसे तो क्या होगा, जब आपने यहाँ पे इसका बॉम्ब ब्रांड किया है, ये विखंडित हुआ है, एनर्जी रिलीज हुई है ना, और बेसिकली आपके और न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए हैं। ये और न्यूट्रॉन्स अगर और एलिमेंट का खंडन करेंगे और ये अगर और का करेंगे तो एक क्या हो जाएगा, एक चेन रिएक्शन यहाँ पे शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा और बार बार क्या है एनर्जी रिलीज होती रहेगी। इतनी एनर्जी कंट्रोल करनी पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। इसी से आपके जो है न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनते हैं। लेकिन अगर इसको सिविल यूज आपको करना है तो आपको इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल करना होगा। क्या करना होगा, इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल करना होगा। तो आप क्या करते हो, देखो जब आपने नाभिक का विखंडन किया बेसिकली, ठीक है, जब आपका जो न्यूक्लियस था उसका आपने बेसिकली फिजन किया, अगेन आपके कुछ न्यूट्रॉन्स यहाँ से रिलीज हुए एंड आपकी जो है एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। आप क्या करोगे, एक मॉडरेटर यूज करोगे। क्या यूज करोगे, एक मॉडरेटर यूज करोगे। ये जो दो न्यूट्रॉन है इनको उस मॉडरेटर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अब ये आगे नहीं जाएंगे, एक बचा, ये एक जाके फिर से विखंडन करेगा, इसमें से अगेन दो जो है इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, एक बचेगा। तो अब क्या है, बहुत कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन चल रहा है। दूसरा क्या है, ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये बहुत ज्यादा होती है, हीट भी होती है, यहाँ पे भाई गर्मी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है। इस हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए कूलेंट यूज करते हो। क्या यूज करते हो, कूलेंट यूज करते हो, ठीक है। अब मॉडरेटर को हिंदी में जहां तक मुझे याद आ रहा है मंदक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, मंदक कहते हैं। और कूलेंट को जहां तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ शीतलक कहते हैं, ठीक है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो जो आपका कूलेंट होगा वो इस एनर्जी से जो हीट भी निकलती है, हीट को अब्जॉर्ब करता है ताकि पावर प्लांट ठंडा रहे, है ना। ठंडा रहेगा तो मेल्ट नहीं करेगा, नहीं तो पिघल ही जाएगा। और चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए मॉडरेटर यूज करते हो। अब देखो किस तरह का मॉडरेटर यूज कर रहे हो, किस तरह का कूलेंट यूज कर रहे हो, डिपेंड ऑन दिस अलग अलग तरह के न्यूक्लियर पावर प्लांट आपके हो सकते हैं, ठीक है जी। जैसे पहला अगर आप देखोगे तो आपका बेसिकली क्या है, प्रेशराइज वाटर रिएक्टर है, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है, एंड देन सो ऑन है,
तो सबसे पहले बात करते हैं आपके प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर की, क्योंकि सबसे ज्यादा यही यूज हो रहे हैं दुनिया में। लगभग 300 से ज्यादा प्रेशराइज्ड जो है रिएक्टर आपके इस टाइम पे ऑपरेशन में है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे देखो बेसिकली सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में तो इनरिच्ड यूरेनियम यूज किया जाता है ना, फ्यूल के रूप में। वाटर को कूलेंट के रूप में भी यूज करते हैं, मॉडरेटर के रूप में भी यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। देखो ये है तो सिमिलरली पीडब्ल्यूआर की तरह ही, डिजाइन वैसा ही होता है, बस यहाँ पे क्या होगा, जो हीट जनरेट हो रही है उसके लिए जो वाटर यूज कर रहे हो वो भाप में बन जाता है, स्टीम बन जाती है। तो हीट का ना एक तरीके से वाटर को स्टीम में बदलने के लिए यूज किया जाता है, देन उस स्टीम से आप अपना बेसिकली क्या है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाली चीज है। देन एक होता है आपके प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। यहाँ पे क्या है, हैवी वाटर जो आपका बेसिकली टिट्यूरियम ऑक्साइड होता है उसको जो है कूलेंट या मॉडरेटर के रूप में जो है यूज कर लेते हो। देन आपके फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होते हैं। देखो ब्रीडर वर्ड मतलब कुछ ब्रीड कर रहे हो, कुछ बना रहे हो। ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होते हैं ना, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, फास्ट न्यूट्रॉन्स का बेसिकली आप जो है एक तरीके से यूज करते हो, है ना। और यहाँ पे क्या होता है ना, आपका जो प्लूटोनियम है वो आपको बनके मिल जाता है, ठीक है। और ये जो है भारत सरकार की तरफ से अपना जो एक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है उसमें यूज किया जा रहा है। मैंने बहुत पहले बहुत डिटेल में पढ़ाया था, ठीक है। देन एक हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर होते हैं। इसमें क्या होता है कि हीलियम जो गैस है उसको जो है कूलेंट के रूप में यूज करते हैं, जो ग्रेफाइट है उसको मॉडरेटर के रूप में जो है यूज करते हैं। परफेक्ट है, ध्यान रखना। तो ये कुछ पावर रिएक्टर्स जो है बेसिकली यूज हो रहे हैं। अब देखो इनके साथ ना कुछ चैलेंजेस भी हैं भाई, है ना। एक आपके आते हैं सेफ्टी कंसर्न्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिविटी इन्वॉल्व है, तो कभी भी लीकेज वगैरह अगर हो गया इन रेडिएशंस का तो एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। चेरनोबिल है ना, ये हमें घटना याद ही है। इसके अलावा रेडियो एक्टिव वेस्ट बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। जो आपका डिप्लीटेड यूरेनियम है जिससे एनर्जी जितनी बननी थी बन गई। देन एक आपका रेडियो एक्टिव वेस्ट जो बचा, इसका मैनेजमेंट कैसे करें। देन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की एक प्रॉब्लम होती है। प्रोलिफरेशन में होता क्या है, कोई ज्यादा देखो सिविल यूज के लिए आपको थोड़ा इनरिच यूरेनियम चाहिए। अगर आप इसमें इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम बहुत बढ़ा दो तो न्यूक्लियर हथियार, परमाणु हथियार बन सकता है, ये एक समस्या है। हाई इनिशियल कॉस्ट होती है, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो बेसिकली कई बार इससे थोड़ा हिचकिचाती है। लिमिटेड फ्यूल सप्लाई है, यूरेनियम उतना है ही नहीं, कई बार हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, उसके लिए समझौते करने पड़ते हैं। काफी ज्यादा रेगुलेटरी एनवायरनमेंट सख्त है यहाँ पर, ठीक है। साइट को जब बेसिकली जब एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की उम्र पूरी हो जाती है, ठीक है, तो उस साइट का रेमेडिएशन करना, उसको डीकमीशनिंग करना वो अपने आप में टफ है, क्योंकि वहाँ वाले बेसिकली परिदृश्य में क्या ना, वो जो पूरा लैंडस्केप है वो रेडियो एक्टिविटी से बहुत प्रभावित हो चुका है। अब उसको ठीक करने में टाइम लगेगा। देन उसके अपने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी है, वेस्ट मैनेजमेंट है, एक वेरी लो कार्बन एमिशन भी इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, ये सारी चीजें। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि हमें न्यूक्लियर एनर्जी तो चाहिए, बिकॉज कंपैरेटिवली अगर हम कोल बेस्ड की बात करें इट्स मोर ग्रीन, भाई लेस जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन न्यूक्लियर पावर प्लांट से होता है। परफेक्ट है। तो इसका आंसर है कि स्मॉल जो हमारे मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं इनका इमर्जेंस हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो वर्ड यूज हो रहा है मॉड्यूलर। मॉड्यूलर होता क्या है, सुना है मॉड्यूलर किचन है जी फ्लैट में तो इतना रेंट है इसका। मॉड्यूलर क्या होता है, आपने इसके अलग अलग कंपोनेंट्स जो हैं फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर कर सकते हो। अलग अलग स्मॉल स्मॉल ऐसे कंपोनेंट जो रेडी टू असेंबल हैं उनको आप जो है मैन्युफैक्चर करते हो कंपनी में। देन साइट पे इनको लेके आते हो और साइट पे इनको बस असेंबल करना है। आपके पहले ही सारे कंपोनेंट रेडी होकर आए हैं, यू जस्ट हैव टू असेंबल इट ऑन द साइट, तो वो एक मॉड्यूलर हो जाता है। स्मॉल मतलब इनका साइज छोटा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, जो बेसिकली आपका IAE है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन है, वो कह रहे भाई ये वो बेसिकली रिएक्टर्स होते हैं जिनकी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी वो 300 मेगावाट से लेकर 300 प्लस तक होती है, राइट। अब थोड़ा सा इस पिक्चर पे ध्यान दो। बिल्कुल देखो यहाँ पे क्या है, माइक्रो रिएक्टर आपका 1 मेगावाट से 200 मेगावाट, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर 20 से लेकर 300 तक हो जाएगा, एंड देन लार्ज स्केल वाले आपके 300 से 1000 2000 चले जाते हैं, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा आपने क्या है ध्यान रखना है।
अब देखो ये होते क्या है, पहली बात है स्मॉल, जो कन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है उनका तो एक फ्रैक्शन ही है। मॉड्यूलर है भाई, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, फैक्ट्री में बनाओ आके असेंबल कर दो। और रिएक्टर है, न्यूक्लियर फिजन का जो है यहाँ पे यूज ये जो है करते हैं, ठीक है जी। अब ये भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, अगेन बेस्ड ऑन द कूलेंट एंड द मॉडरेटर, राइट है। लैंड बेस्ड वाटर कूल्ड एसएमआर जो होंगे आपके, तो आप लैंड पे इनको बना रहे हैं और वाटर को जो है इसमें यूज कर रहे हैं। ऐसे मरीन वेस्ट होंगे, तो देखो यूज यहाँ पे वाटर ही कर रहे हो, बट ये आपके क्या है, मरीन जो है वाटर है उसके ऊपर है, तो हो सकता है आप इस तरह के कुछ स्विम करने वाले प्लेटफॉर्म्स बना दो जिस पे रिएक्टर्स को आप बना के रखो। फिर हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड वाले भी होते हैं, तो ये बेसिकली वो होते हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर पर भी काम कर लेते हैं, और ये जो हाई टेम्परेचर है इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की एफिशिएंसी भी यहाँ पे अच्छी हो जाती है। देन आपके लिक्विड मेटल कूल्ड फास्ट न्यूट्रॉन स्पेक्टर वाले भी होते हैं, ठीक है, इट्स अ स्पेक्ट्रम एक्चुअली। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि फास्ट न्यूट्रॉन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और अलग अलग कूलेंट ऑप्शन यूज करते हैं, जैसे हीलियम गैस यूज करते हैं, लिक्विड कुछ मेटल कूलेंट्स होते हैं जैसे सोडियम, लेड जो आपका बिस्मुथ है, ये सब यूज करते हैं, ठीक है जी। फिर एक आपके मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर भी होते हैं, इसमें आप फ्लोराइड या जो क्लोराइड सॉल्ट होते हैं उसको एज अ कूलेंट यूज करते हो। एंड देन माइक्रो रिएक्टर्स, जो मैंने आपको बताया कि काफी जिनकी कम जो है बेसिकली एक क्षमता होती है, इसमें लाइट वाटर, हीलियम ये सब यूज करके बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको मॉडरेट जो होता है और कूलेंट जो होता है इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो जो अलग अलग टाइप है वो बहुत आसान है, क्योंकि आप कौन सा मटेरियल, कौन सा एलिमेंट यूज कर रहे हो, बस इसी का डिफरेंस जो है आता है। तो इसके की फीचर क्या होंगे? पहली बात तो सेफ्टी फीचर्स एनहेंस हो जाते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी है, पार्ट्स को पहले से ही क्या है फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लेकर अडीर करना वेरी इजी हो जाएगा, ठीक है। देन सिस्मिक रेजिलियंस, भूकंप वगैरह की जो एक प्रॉब्लम है उसको लेकर इसको पहले से रेजिलिएंट बनाया जा रहा है, ठीक है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम होता है क्योंकि साइज इनका छोटा है, साइज एंड पोर्टेबिलिटी आसान है। रिड्यूस कैपिटल कॉस्ट, डेवलपिंग कंट्रीज, स्मॉल आइलैंड जो कंट्रीज हैं या आपके जो बेसिकली लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो क्योंकि ज़्यादा कॉस्ट नहीं अफोर्ड कर पाते, तो एनर्जी तो कभी बाद में आएगी, पहले तो इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है ना, उनके लिए एक अच्छा है क्योंकि स्टार्टिंग में कैपिटल कॉस्ट यहाँ पे कम लगती है। डिसेंट्रलाइजेशन करने की एक पोटेंशियल है, आप कुछ प्राइवेट कंपनीज का पार्टिसिपेशन यहाँ पे करवा सकते हो, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी के साथ सोलर विंड के साथ इंटीग्रेशन कर सकते हो। इनकी लार्ज ऑपरेशन लाइफ स्पेन होता है, एक बार प्लांट बन गया 40 साल तक वो कहीं नहीं जाता है, ठीक है। 40 ईयर तो भाई आपको बढ़िया तरीके से वो एनर्जी देता है, परफेक्ट है, बढ़िया। इसको ही हमें सबसे ज्यादा जो है डिटेल में डिस्कस करना था। अब बात करते हैं माया ओएस की, यानी कि माया ऑपरेटिंग सिस्टम की, है ना सब। अच्छा, जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर था वो समझ में आ गया ना, बढ़िया। चलो कमेंट सेक्शन में बता दो जल्दी से, ठीक है। माया ओएस, तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने हाल ही में क्या किया है, जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, उसको वो रिप्लेस कर रहे हैं किससे, माया ऑपरेटिंग सिस्टम से। वो सारे कंप्यूटर्स जो इंटरनेट से उनके कनेक्टेड थे। देखो हाल के दिनों में क्या हुआ है कि जो साइबर अटैक्स हैं वो ना बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, और ये सिर्फ भारत में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड का एक प्रॉब्लम है। यूएस वाले कहते हैं भाई रशिया वालों ने कर दिया, रशिया वाला कहते हैं भाई यूएस वालों ने कर दिया, यही सब चलता रहता है। भारत में जैसे चीन की तरफ से कई बार हमें जो है इस तरह की चीज़ें देखने को मिली हैं, परफेक्ट है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि साइबर अटैक्स है ना, ये ना अगर कोई भी आपका सिस्टम इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ है तो बेसिकली वो एक वल्नरेबल जो है कंडीशन में तो रहता है अटैक को लेकर। तो डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है भाई हम ना अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करेंगे, उसको हम अपने कंप्यूटर्स में यूज करेंगे ताकि जो साइबर अटैक्स को लेकर एक खतरा है उसको थोड़ा कम किया जा सके, ठीक है। तो अभी डिफेंस मिनिस्ट्री ने तो इसको ओके कर दिया है, बाकी तीनों सर्विसेज में अभी ओके नहीं हुआ है। नेवी ने बेसिकली ओके कर दिया है, स्टार्ट यूज करना अभी लेकिन नहीं किया है, आने वाले टाइम में करेंगे। आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से अभी इसका जो एक तरीके से आप कह सकते हैं देख रेख हो ही रही है, ठीक है जी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। देखो एक यूजर है और एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर अपनी मशीन लैंग्वेज समझता है, यूजर जो है वो अपनी एक नेचुरल लैंग्वेज समझता है। अब इन दोनों के बीच में काम कैसे हो,
इस काम को होने के लिए उनको एक यूजर इंटरफेस देना पड़ता है। कुछ आइकन्स दे दिया, भाई ये फाइल का आइकन है, ये क्रोम का आइकन है, ये आपका एडोब का आइकन है। कुछ जो है आपको बेसिकली एक तरीके से मेमोरी को जो है अच्छे तरीके से कंप्यूटर के अंदर आपने फ्रेम करके रख दिया, ठीक है। मतलब एक तरीके से एक ना आसान तरीके से आप काम कर पाओ, इसके लिए कुछ होना चाहिए, एक मीडिएटर होना चाहिए कंप्यूटर और यूजर के बीच में। कंप्यूटर और यूजर के बीच में जो वो मीडिएटर है ना, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो आपके कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारे एप्लीकेशंस चलते हैं, उन सब की देख रेख करने वाला कंप्यूटर की मेमोरी, कंप्यूटर के एप्लीकेशंस, प्रोग्राम्स, उन सब की देख रेख करने वाला, इनपुट आउटपुट के जो डिवाइसेस हैं उन सब की देख रेख करने वाला कोई होना चाहिए, वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपके लिए किसी भी कंप्यूटर को यूज करना बहुत आसान बना देता है ना। आपके सामने एक स्क्रीन पर आपकी नेचुरल लैंग्वेजेस में चीजें बनी हुई है, आइकन्स बने हुए हैं, आप उनको सोच के समझ के आराम से कंप्यूटर चला लेते हो, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है जी। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो एक इंटरमीडिएट का काम बेसिकली करता है, एक यूजर फ्रेंडली आपको जो है बेसिकली इंटरफेस दे देता है, ठीक है, ताकि यूजर जो है एफिशिएंटली क्या है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर पाए। तो बूट प्रोग्राम के द्वारा इनिशियली लैंड होता है आपके कंप्यूटर में। जब आप ऑन करते हो ना अपना कंप्यूटर, तो वो जो एक बूट प्रोग्राम रन करता है, ठीक है, वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन कर देता है। देन ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम ये लुक आफ्टर करता है आपकी ऑल द जो है एप्लीकेशंस पर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पर, एंड देन इफ एवरीथिंग इज ओके देन रेडी हो जाता है आपका कंप्यूटर आपका काम करने के लिए, ठीक है जी। इसलिए जब कई बार आपका हैंग करने लगता है सिस्टम, तो कहा जाता है एक बार भाई रीस्टार्ट कर दो, ताकि वो बूट प्रोग्राम फिर से एक तरीके से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। चलो, तो दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम, परफेक्ट है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे सरकार की जो अपनी एजेंसीज हैं उन्होंने लगभग 6 महीनों के अंदर अंदर माया नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर दिया है, बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वाले के जैसा ही है, ताकि जब स्विच कर रहे हैं, ट्रांजिशन कर रहे हैं नई की तरफ, तो कोई दिक्कत ना हो। लेकिन एम ये है कि भाई साइबर थ्रेट्स के खिलाफ जो है एक सुरक्षा हमें ये दे दे। क्या कर दे, साइबर थ्रेट्स के खिलाफ एक सुरक्षा हमें ये दे दे। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना कि इसमें एक फीचर और है जिसका नाम है चक्रव्यूह, ठीक है। ये जो चक्रव्यूह है ये बेसिकली एंड टू एंड एक एंटी मॉलवेयर, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, जो क्या करेगा, यूजर के बीच में और इंटरनेट के बीच में एक वर्चुअल लेयर खड़ी कर देगा, ताकि कोई भी अगर हैकर इंटरनेट का यूज करते हुए किसी सेंसिटिव डाटा को चुराना चाहता है, तो ये चक्रव्यूह नाम का जो एक वर्चुअल लेयर है ये इनके बीच में आ जाए। परफेक्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। बढ़िया। अच्छा, अब 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो सुपर कंडक्टर है इसको होल्ड करते हैं, नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसको जो है कवर करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम जो है हमारा ज्यादा हो रहा है। जो है क्विकली चलते हैं बेसिकली स्टारलिंक प्रोजेक्ट की तरफ, ठीक है, बहुत छोटा सा है, क्विकली रैप अप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो ये रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, इसमें स्टारलिंक बड़ा चर्चा में था। क्यों? क्योंकि देखो जैसे जैसे रशिया की फोर्स यूक्रेन के अंदर एडवांस हुए थे, उन्होंने उनका जो एक इंटरनेट कनेक्टिविटी सिस्टम था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो कम्युनिकेशन कैसे होता, राइट, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी। तो इलोन मस्क ने लेकिन तब क्या किया, जो अपना स्टारलिंक प्रोजेक्ट है उसकी सारी फैसिलिटीज जो है यूक्रेन को दे दी थी, एंड अब तक रशियंस इसका तोड़ नहीं निकाल पाए हैं। एंड इसकी वजह से जो यूक्रेन है वहाँ पर एक जो कम्युनिकेशन है, वहाँ पे जो क्रिटिकल सर्विसेज है इंटरनेट के जो बेसिकली डिपेंडेंस पे रहती है, वो सब अच्छे से चल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखा जाएगा बिना किसी चार्ज के जो है स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट डिवाइसेस यूक्रेन को जो है इलोन मस्क की तरफ से दी गई हैं, ये न्यूज में रहता है। तो है क्या, एक ब्रॉडबैंड नेटवर्क है। क्या है? एक ब्रॉडबैंड नेटवर्क है जो आपको इंटरनेट सर्विस जो है देता है। अब इन्होंने क्या किया है, जो अर्थ है उसके चारों तरफ जो आपका एक लो अर्थ ऑर्बिट है, क्या है आपका एक लो अर्थ ऑर्बिट है, वहां पर बहुत सारे जो है सैटेलाइट्स को बेसिकली प्लेस कर दिया है। और ये जो सैटेलाइट्स हैं, अब इनके लिए आपको सिर्फ क्या चाहिए, एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर चाहिए। ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करने के लिए, रिसीवर रिसीव करने के लिए। बाकी और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ना भी हो तब भी एक बेसिक सैटेलाइट फोन से आप जो इंटरनेट है उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो एक सैटेलाइट्स का ना पूरा नेटवर्क बनाया जा रहा है, ठीक है। और ये कहाँ पे, लो अर्थ ऑर्बिट में है, ताकि सिग्नल जाना
और आना, इसमें टाइम ना लगे, तो लेटेंसी यहाँ पे कम रहेगी, डाटा ट्रांसफर की स्पीड अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। ठीक है जी। तो कहा जा रहा है कि भाई 1200 किलोमीटर लगभग जो है 350 से लेकर 1200 किलोमीटर तक जो है अर्थ का एक लो अर्थ ऑर्बिट आता है ना, और वहीं पर जो इन सैटेलाइट्स को बेसिकली प्लेस किया जा रहा है। ठीक है जी। तो इनको ना किसी ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो ग्राउंड पे पूरे के पूरा आपका बनाने पड़ते हैं ना, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट अ बेसिक फोन जिसमें आपका ट्रांसमीटर रिसीवर वो डायरेक्टली उन सैटेलाइट्स के साथ क्या है एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सकता है। तो 1000 ऑफ सैटेलाइट्स जो है ये प्लेस करेंगे और काफी हाई बैंडविड्थ जो है बिना ज्यादा ग्लिचेस के प्रोवाइड कर पाएंगे, और बाद में जाके ना ड्रोन वॉरफेयर काफी इजी हो जाएगा। ड्रोन इंटरनेट कनेक्टिविटी से जो है अपने कंट्रोल जो है एक यूनिट से जुड़े रहेंगे, वो इंटरनेट कनेक्टिविटी सैटेलाइट से मिलेगी, तो ड्रोन्स के द्वारा जो एक वॉरफेयर आने वाले टाइम में देखा जा रहा है वो यहाँ पे बड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है जी। और एक बार अगर ये फुल्ली ऑपरेशनल हो गया तो प्लैनेट पर कहीं भी वर्चुअली कहीं भी इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी जो है यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आप जो है थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। दिस इज योर स्टारलिंक प्रोजेक्ट। जो आपका OneWeb प्रोजेक्ट है वो इसी का एक कॉम्पिटिटर है। परफेक्ट है, वो भी कुछ इसी तरह का काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब देखो बात करते हैं हमारे वापस से आजादी के अमृत महोत्सव की। 3 भाषाओं में तो आपका P2I बैच अवेलेबल है। हिंदी, इंग्लिश, जिस भाषा में पढ़ना चाहते हो P2I बैच को ज्वाइन कर सकते हो। प्रीलिम्स की पूरी तैयारी, मेंस की पूरी तैयारी, इंटरव्यू की पूरी तैयारी, साथ में चाहो तो ऑप्शनल भी कर सकते हो। ठीक है, मेजर ऑप्शनल आपके सामने। सिर्फ P2I करना चाहते हो ये ऑप्शन भी है, सिर्फ ऑप्शनल को ज्वाइन करना चाहते हो ये ऑप्शन भी है। P2I और ऑप्शनल कंबाइंड बैच लेना चाहते हो, बहुत बढ़िया बात है, अभी ले लो। ठीक है, या फिर चाह रहे हो कि स्टेट PCS की तैयारी भी अपनी कर लो अगेन अलोंग विद द UPSC, इसका भी कॉम्बो ऑफर जो है अवेलेबल है। ठीक है, फीस मैं फिर से बता रही हूँ, मैक्सिमम डिस्काउंट इस टाइम पर चल रहा है। वापस से फीस इतनी कम बहुत जल्दी तो नहीं होने वाली, अगर कभी हुई तब तक लेट हो जाएगा। ठीक है, तब तक बहुत लेट हो जाएगा। अब अगस्त का भी मिड आ गया है। ठीक है, 15 अगस्त को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा दिन हम सबके लिए। तो फिर कब करेंगे, क्योंकि जनवरी से फिर प्रीलिम्स जो है तैयार करना, उसके टेस्ट सीरीज करना, उसी के बारे में PYQ एंड ऑल द चीजें पूरा यूट्यूब पे पूरा जो है एक माहौल बन जाएगा प्रीलिम्स का। तो आपके पास क्या है, आधा अगस्त है, इसमें भी एडमिशन लेने में सोच ही रहे हो तो ये भी निकल जाएगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना, आपके सिर्फ इतने महीने बचे। इसमें आपको मींस का पूरा सिलेबस खत्म कर लेना चाहिए, इसमें आपको जो ऑप्शनल खत्म कर लेना चाहिए, SC की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, बहुत कम टाइम है। तब जाके जनवरी में फिर थोड़ा प्रीलिम्स फोकस पढ़ोगे और उसके बाद जो है जाके फिर आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह अच्छे से दे पाओगे। ठीक है, तो टाइम कम है, इसको ज्वाइन कर लो। इतनी अच्छी फीस जो है यहाँ पे मिल रही है आपको, और यूज कीजिएगा फैकल्टी कोड प्राची लाइव। अगेन क्योंकि मैं आपको कोड यूज करने को बोल रही हूँ, तो दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कुछ भी इस बैच के बारे में पूछना चाहते हैं, यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द बैच, UPSC विद प्राची पर मुझे आप डायरेक्टली जो है पिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं लेती हूँ आपसे विदा। प्लीज जो इसके बारे में सोचिएगा, इफ यू वांट टू हैव एनी डिस्कशन राइट, तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मैं जल्द मिलूंगी एक नई क्लास के साथ। काफी कुछ पढ़ लिया है, एक टॉपिक रहता है, इसको पक्का डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, या फिर एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर जो है लेकर आ जाएंगे। चलिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।